हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो तुम लोगों ने क्लास का गुड टाइम मॉर्निंग चेंज करवा ही लिया, जुगाड़ लगा के हैं? नहीं सर, हमें भी नहीं सर पता था। हमारे हैं? हमें भी नहीं हमारे पता बोलने था। से नहीं हुआ शायद सर। तुम्हारे हाँ बोलने सर। से नहीं हुआ और किसके बोलने से हुआ? तुम ही तो कह रहे थे सर सुबह सुबह मत लो क्लास। सर पता आर्यन नहीं बोल सर, रहा सिर्फ था। आर्यन ही कह रहा था। आवाज में जोश दिखाई दे रहा आज तुम्हारी, लेकिन नींद पूरी हो गई है सबकी, है? क्यों भी नकुल? हाँ सर। चलो ठीक है। सर आगे से यही टाइमिंग होने वाला है क्लास का? फिलहाल तो यही है, बोलो दिक्कत कोई? कोई इशू इस टाइम में बेटा? नहीं सर। ऐश्वर्या से पूछ रहा मैं, वो बड़ा सरप्राइज होके पूछ रही थी सर आगे से यही टाइम होने वाला, तो मैंने कहा एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, ठीक है। कर दिया मैंने, वो निखिल सर से भी बात कर ली थी, तो मेरी क्लासेस आपकी सारी सेट हो गई हैं, चिंता मत करो। तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे यही है ना? सर थर्सडे और सैटरडे को हमारा बॉटनी का लेक्चर लेता है 11 o'clock को। हो गया चेंज वो? ओके सर। तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11:15 से 1:15, 2-2 घंटे की क्लासेस हैं। सिलेबस खींचते हैं अब, और बिना ज़्यादा समय खराब किए जल्दी से चलते हैं आगे। और आज हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर हाँ सर वो क्विज जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 3 घंटे वाली क्विज थी, उसके डाउट्स डिस्कस करें। कई सारे क्वेश्चन थोड़े गलत से लग रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कर लेंगे हाँ डिस्कस। सर। पहले मैं आगे पढ़ा लूँ मैं, उसके बाद करेंगे डिस्कस। अभी मैं याद करके आऊँ मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे वो पढ़ा लेने दो, मैं भूल जाऊँगा फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे बैठ के। तो आज कोई डाउट्स नहीं, आज हम आगे पढ़ेंगे। तो पुराने डाउट्स जो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और भी कुछ पूछना है तो बीच में फिक्सअप करेंगे। पहले थोड़ा सा सिलेबस खींचते हैं। अगले आने वाले टेस्ट में आपका कब है टेस्ट? इसी सैटरडे को है क्या हाँ सर। सभी का? इसमें बस करंट आ रहा है। हाँ सर, बस करंट आ रहा है। करंट केवल करंट एनएलएम और इलेक्ट्रिसिटी? फ्रिक्शन। एनएलएम और फ्रिक्शन। अच्छा, तुम्हारा केवल करंट आ रहा है? नहीं नहीं यार, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी करना है ना, वो भी आ रहा है कुछ बच्चों का, दूसरे बच्चों का आ रहा है। तो 2 क्लास लगेंगी, पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का बेसिक्स उतना खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना? करंट तो कर लिया ना, करंट में कोई दिक्कत? करंट की क्वेश्चंस वगैरह हमने डिस्कशन कर ली सारी ना, कुछ बचा है क्या उसमें? सर सारी क्विज सारी करनी सॉल्व बाकी नहीं की है। है। हाँ, सारी नहीं की है। ठीक है, उसकी क्वेश्चंस सॉल्व कर लो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी की सारी। और उसमें भी आरसी सर्किट्स नहीं आ रहा है, गैस केवल करंट करंट आ हाँ रहा है सर, आपका, है ना? एक्सक्लूडिंग आरसी सर, एक्सक्लूडिंग आरसी। तुम्हारी मस्ती है यार, तुम्हें मतलब थोड़ा थोड़ा सिलेबस आता है तो ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तो अपना हो चुका है, तो आप उसकी क्वेश्चंस कर लो, सारी डिस्कस कर लेंगे। ओके। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो अभी तक हम चार्ज के बारे में पढ़ते आए हैं, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने ऐसा पढ़ा कि चार्जेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और चार्जेस के इंटरैक्शन के लिए हमने उनके बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को इन्वेस्टिगेट किया कूलम्स लॉ से। और हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि हर एक चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसमें वो उसके ऊपर फोर्स लगती है। पैरेलली एक और ब्रांच डेवलप हुई मैग्नेटिज्म की, जिसमें हमने ऐसा डिस्कवर किया कि कुछ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाते हैं। और इन सब्सटेंसेस के पास एक और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी थी कि जब हम इनको फ्रीली सस्पेंड करते थे तो ये अर्थ के नॉर्थ साउथ के लॉन्ग अलाइन कर लेते थे। इनको मैग्नेट्स बोला जाता है। और जैसे
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही हमने मैग्नेट्स में देखा कि दो तरीके के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया मैग्नेटिक फील्ड का, और हमने ये बोला कि एक मैग्नेट अपने चारों तरफ की स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आप ला के रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही आता है, और ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया गया कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में है, मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जो कि एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इट इज अ फील्ड generated by charges in motion. So it was demonstrated by Ørsted. Ørsted demonstrated that कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड हम एक बार मैग्नेट लाके रखें तो उस बार मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन आती है। तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस magnetic field and this field can obviously exert force on magnets as well as other current carrying wires. तो मुझे नहीं मालूम आपने कभी छोटी क्लासेस में मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कितनी डिटेल में पढ़ा है, बट ये डायग्राम तो बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि अगर हम एक बार मैग्नेट लें और उसको एक कार्डबोर्ड पे रख लें और उस कार्डबोर्ड के ऊपर अगर आपने आयरन फिलिंग्स रखी हुई हैं तो उस मैग्नेट को ऐसे ऐसे टैप करने पर, अरे टैप करने की बात हो रही थी, ये क्या होगा, तो इसको यहाँ पर ऐसे टैप करने पर यहाँ पे जो आयरन फिलिंग्स हैं वो कुछ ऐसा पैटर्न बना लेती हैं। तो ये जो आयरन फिलिंग्स ऐसा पैटर्न बना लेती हैं, इससे अपने को एक रफ आइडिया मिलता है कि इस बार मैग्नेट के अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। देखा ऐसा आपने? यस सर। तो बार मैग्नेट के अराउंड अगर आप आयरन फिलिंग्स रख के उनको टैप करते हैं थोड़ा सा, सो दैट दे आर एबल टू मूव, तो जब वो जंप करती हैं तो वो अर्थ की बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग अपने आप को लाइन कर लेती हैं और अपने को ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इस पैटर्न को बनाने का एक और तरीका भी हो सकता है। तो वो तरीका क्या रहता है, हम ऐसे एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, एक पेपर की शीट लेते हैं, इस पेपर की शीट पे यहाँ पे एक मैग्नेट रख देते हैं, बार मैग्नेट। उसके बाद हम एक छोटी सी कॉम्पस निडल लेते हैं और इस कॉम्पस, मैग्नेटिक कॉम्पस आप सभी ने देखी होगी, तो ऐसे एक कॉम्पस लेते हैं जिसकी निडल ऐसे मूव कर सकती है। तो इस कॉम्पस निडल को हम यहाँ पे रखते हैं तो इसकी नीडल ऐसे पॉइंट करती है, यहाँ रखते हैं तो भी ऐसे ही पॉइंट करती है, यहाँ रखते हैं तो भी ऐसे ही पॉइंट करती है, और इससे हमें आइडिया मिलता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जो कि निडल को ऐसे अलाइन करने पर मजबूर कर देती है। अगर मैं इस कॉम्पस की यहाँ रखता हूँ तो इसकी निडल थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, मैं यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, फिर इस कॉम्पस को यहाँ रखता हूँ और देखता हूँ इसकी निडल और थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, यहाँ पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसकी निडल और टिल्ट हो जाती है, यहाँ पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, यहाँ निडल रखता हूँ, ये ऐसे टिल्ट हो जाती है, यहाँ पे कॉम्पस रखता हूँ तो ये ऐसे टिल्ट हो जाती है। तो ऐसे करके मैं डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे मैग्नेटिक कॉम्पस रखता रहता हूँ और उसकी निडल की टिप देखता रहता हूँ कि इधर जा रही है, तो उससे मुझे आइडिया मिलता है कि यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती होगी। तो इस तरीके का पैटर्न हम मैग्नेटिक कॉम्पस की हेल्प से एक बार मैग्नेट के अराउंड
क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस डायग्राम शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। कुछ कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल से मिलती लगती है ना ये देखने में आपको, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड लाइंस बनाई थी हमने, तो ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती हैं अपने को और साउथ पोल से वापस पेनिट्रेट कर जाती हैं इसके अंदर। तो इस तरीके की फील्ड लाइंस अपने को एक बार मैग्नेट की वजह से देखने को मिलती है। तो एक बार मैग्नेट ऐसी फील्ड लाइन जनरेट करता। तो ओरस्टेड ने क्या किया, ओरस्टेड डेमोन्स्ट्रेटेड कि सिमिलर तरीके का फील्ड का पैटर्न एक करंट कैरिंग वायर से भी जनरेट होता। तो पहले तो उसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर मैं एक वायर लूं और सपोज अब इस वायर में कोई करंट नहीं है और यहाँ पे एक मैं कॉम्पस रखता हूं और इस कॉम्पस की निडल सपोज ऐसे पॉइंट कर रही है, एंड देन ही डेमोन्स्ट्रेटेड कि अगर इस वायर में मैं ऐसे एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर दूं तो ये निडल ऐसे डिफ्लेक्ट होकर ऐसी पोजीशन में आ जाती है। तो दैट शोज कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है जो कि इस मैग्नेटिक कॉम्पस को डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो दिस सेटअप डेमोन्स्ट्रेट्स दैट a current carrying wire generates a magnetic field। तो अब मैं हल्का सा आइडिया, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं इसकी, बट मैं समझाना चाह रहा हूं कि सब्सटेंसेस मैग्नेट्स की तरह बिहेव क्यों करते हैं। तो हमने ये शो कर दिया कि यार इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, दैट मींस एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। एंड वी नो दैट एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उन सब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दे आर ऑल इक्वल टू करंट कैरिंग वायर्स, करंट कैरिंग लूप्स, और हर एक इंडिविजुअल एटम के सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इन एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और उसकी वजह से वो सब्सटेंसेस अपने को नॉन मैग्नेटिक दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट इस तरीके से हो जाती है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन करने की वजह से, सर्कुलेट करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, वो कैंसिल नहीं हो पाती, उसकी वजह से वो सब्सटेंसेस मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सो फाइनली नाउ वी नो कि मैग्नेटिज्म एक डिफरेंट ब्रांच नहीं है और मैग्नेटिज्म भी जो है वो चार्ज की वजह से ही है, राइट। तो हम फिलहाल मैग्नेटिज्म के बारे में बात नहीं करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल बात करेंगे कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो बाद में हम इसकी और भी डिटेल पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो मेरा इस लेक्चर का फोकस है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर। सर वो थोड़े नोट्स बना दो, ऊपर ऊपर कर सकते हैं सर थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। सब जनरेट ही होती हैं। कभी तूने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट करता है? सर पूछने की कोशिश की थी बस सर आपने मना कर दिया था। हाँ, तो इसलिए मैंने आज भी वही जवाब दिया तेरे को। एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्यों करता है? सर उसके लिए और चार्ज के लिए तो थ्योरीज है। हाँ, तो ये भी तो उसी का पार्ट है ना यार। नहीं मतलब मैंने ये नहीं पढ़ा। उसमें क्या थ्योरी पढ़ी है तूने? देयर आर थ्योरीज जो ग्रेविटेशन के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। थ्योरी है, क्या थ्योरी है? कुछ हल्का फुल्का बता ना। चार्ज, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसके पीछे क्या थ्योरी है? सर हर थ्योरी जैसे कि हर क्वांटम पार्टिकल की एक क्वांटम फील्ड होती है जो
वैक्यूम के साथ इंटरैक्ट करती है, तो प्योर वैक्यूम भी एक्चुअली क्वांटम फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, तो उसकी वजह से चार्जेस उस फील्ड के साथ इंटरैक्ट करके चार्जेस फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और उसके लिए मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। और ग्रेविटी का तो जब वो एक्सपेरिमेंटली चार्जेस वेरीफाइड मूव है। करते हैं तो एक एडिशनल इंटरेक्शन जनरेट होता है उस फील्ड के साथ, ओके, है ना। बस इतनी सी थ्योरी में ऐड ऑन एक और है कि जब वो चार्जेस मूव करते हैं तो एडिशनल इंटरेक्शन इज जनरेटेड। और मोशन तो अपने आप में बहुत एक जबरदस्त सी बात है, जो मैं मतलब उतनी डिटेल में ऐसी क्लासेस में जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे लिए केवल डिस्कशन का मुद्दा है, मेरे काम के नहीं है। बट मोशन तो रिलेटिविस्टिक है ना यार, एक फ्रेम में मूव कर रहा था दूसरे फ्रेम में स्टेशनरी भी हो सकता है। हाँ सर ठीक है, मैं समझ गया वो अचीवर नामक है एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हाँ जी। तो मतलब इसे बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह ऐसा कह सकते हैं, और ऐसा कह पाएंगे कि जैसे कि दो अगर सब्सटेंस है, दोनों के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है उनकी खुद की, तभी उन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऑब्वियसली। ओके सर। हाँ जी, बना लिए नोट्स? हाँ सर, नीचे थोड़ा। सर आप एक बार बता सकते हैं कि आप वो क्या बता रहे थे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे बनता है? तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स हैं, उनके जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल अप नहीं होती अंदर ही अंदर। आपने केमिस्ट्री में अगर फेरो मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक ऐसा कुछ पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो ऐसा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो ऐसा होता है। सुना है? हाँ सर सुना। हाँ सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हैं, अगर वो एक एटम के अंदर ही अंदर कैंसिल आउट हो जाती हैं तो वो डायमैग्नेटिक बन जाता है। नहीं कैंसिल होती हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। इस तरीके के बिहेवियर आते हैं ना, वो करेंगे। मेरा पास एक चैप्टर है छोटा सा जिसमें मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा उसकी, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल तो नहीं जाऊंगा लेकिन ओवरव्यू दूंगा उसका मैं एक आपको। ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखा था कि अगर आपके पास एक पॉइंट लाइक चार्ज या एक डिफरेंशियल चार्ज एलिमेंट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 1/4πε0q/r² रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद आप इस डिफरेंशियल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को सम अप करके, इंटीग्रेट करके किसी भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की या किसी भी फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग वायर कैलकुलेट करने के लिए किसी भी डिफरेंट शेप की, आप पहले एक डिफरेंशियल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना सीखेंगे और उसके बाद उसको यूज करके डिफरेंट केसेस में आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। बट इसमें ना डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालने से पहले आपको नेचर, डायरेक्शन बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की कैसी होती है। तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग वायर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हम ये लिखना सीख लेते हैं डायरेक्शन, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। एक बार थोड़ा ये इसमें कुछ नहीं है बेटा ऐसा, ठीक है या और कुछ? नहीं, बस सर हो गया सर। तो सपोज मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है, एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है, और इस इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर के अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ।
तो मैं जैसे बार मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट किया था ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पर करता हूँ। तो मैं एक ऐसे प्लेन पीस ऑफ पेपर ले लेता हूँ या प्लेन शीट ले लेता हूँ या कार्डबोर्ड ले लो आप, और इस कार्डबोर्ड के सेंटर में एक होल किया और उसमें से ये करंट कैरिंग वायर पास कर दी। तो ये एक स्ट्रेट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर हमने ले ली और ये एक कार्डबोर्ड का ब्लॉक ले लिया, मैंने पीस ले लिया। और इस कार्डबोर्ड के पीस पे मैं यहाँ पर एक कॉम्पस रख के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉम्पस रख के देखता हूँ तो इसकी निडल सपोज ऐसे डिफ्लेक्ट हुई है, मैं यहाँ पे मार्क लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं ये कॉम्पस को यहाँ पे रख के देखता हूँ तो ये निडल ऐसी, तो मैं इसके चारों तरफ कॉम्पस अलग अलग पोजीशंस पे रख के देख रहा हूँ और उसकी निडल की ओरिएंटेशन को मैं मार्क करता जा रहा हूँ। तो ये हमें ऐसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट्स लगा के इन पॉइंट्स को एक कॉन्टिन्यूस कर्व से ज्वाइन कर दूं तो आई फाइंड कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने को इसके अराउंड देखने को मिलती है। तो एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड अगर मैं मैग्नेटिक कॉम्पस की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो व्हाट आई फाइंड इज कि इसके अराउंड ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होती है। तो यहाँ पे एक तो ये चीज कि अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अराउंड ऐसे सर्कल काट रही हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बनाओ और इस ऑब्जर्वर से पूछो करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ है और इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग काउंटर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने को उसके अराउंड देखने को मिलती हैं। तो काउंटर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती हैं अपने को इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड। और ये जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल अपने वो सर्कुलर मोशन वाली कन्वेंशन से मैच करती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी तरफ होती है। तो इस डायग्राम को मैं एक और डायग्राम से भी शो करना चाहूंगा। तो वो दूसरा डायग्राम ध्यान से देखना। इस डायग्राम का मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ। टॉप व्यू मतलब वो जो मैंने आई बनाई थी उसका ऑब्जर्वर का व्यू, और उस टॉप व्यू में आपको एक ऐसे डॉट से करंट कैरिंग वायर रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को, ये कन्वेंशन है। आप इस ऑब्जर्वर का व्यू बना रहे हैं और इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करंट इसकी तरफ आ रहा है तो ये एक पॉइंट से करंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसके अराउंड इसको एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइन दिखाई देंगी। तो ये डायरेक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है कि अगर आपको करंट एक स्ट्रेट वायर की फॉर्म में आपकी तरफ या बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये डायग्राम बना लें आप लोग। इसको मैं राइट हैंड थंब रूल से याद रखता हूं। और राइट हैंड थंब रूल से कैसे याद रखता हूं कि अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ता हूं, मैं इसके अराउंड अपना राइट हैंड बनाता हूं, अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ता हूं सच दैट करंट की डायरेक्शन थंब के लॉन्ग है, सच दैट करंट की डायरेक्शन थंब के लॉन्ग है, तो जो मेरी फिंगर्स की कर्ल करने की डायरेक्शन है इसके अराउंड वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हमारी फिंगर्स हैं इसके अराउंड,
मतलब पता नहीं, मैं थंब राइट हैंड फील हो रहा है आपको? ये राइट हैंड है मतलब? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो राइट हैंड में हमने इसको अपने पकड़ लिया सच दैट आपका जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो थंब के अलोंग है। तो जिस सेंस में आपकी फिंगर्स उसके अराउंड कर्ल कर रही हैं, उस सेंस में मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड कर्ल कर रही होगी। इसको आप ऐसे भी ध्यान दें कि ये करंट कैरिंग वायर है, और डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब है करंट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सर एक सेकंड के लिए ऊपर कर सकते हैं? थैंक यू सर। एज आई सेड, इस चैप्टर में डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ड्राइंग पे हम मेहनत करें। तो मैं अलग अलग तरीके के डायग्राम्स आपको बना के दिखाना चाह रहा हूँ जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो एक डायग्राम ये, जिसमें ये हमारी करंट कैरिंग वायर है, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग जरूरी नहीं है मतलब, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें ऐसे करंट है। तो अगर इसमें ऐसे करंट है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बनाऊं और इस ऑब्जर्वर से पूछूं तो ये क्या बताएगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो या क्लॉकवाइज घूम रही होंगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होंगी। तो ये इसके अराउंड आपको ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया 3D पिक्चर में। इसी चीज को मैं 2D में भी प्लॉट करना चाहूंगा। ये करंट कैरिंग वायर है, ये 2D में है। ठीक है, अब ये वाला जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये मैं 2D में बना रहा हूँ। तो इस वायर के अंदर ऐसे सपोज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा। अगर इसमें वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा तो करंट टुवर्ड्स राइट है, तो इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस होंगी। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर एक पॉइंट है पॉइंट 1 और यहाँ पर एक पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 पे स्क्रीन में से फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही होंगी या अंदर की तरफ जा रही होंगी? हमारी तरह। हमारी तरफ। तरफ। हमारी तरफ। बिल्कुल आपकी तरफ आ रही होंगी। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऐसे होंगे, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऐसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपसे अवे जा रही होगी। तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। तो क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर टू स्क्रीन इनवर्ड्स, और डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर टू स्क्रीन आउटवर्ड्स, आपकी तरफ। तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स में बहुत सारे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया होगा।
ठीक है, चलें आगे। यस। तो मैं मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगा। बिफोर आई स्टार्ट विद मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आपके लिए। A long straight wire carrying current lies along x-axis such that the current is in positive x direction. Write a unit vector to represent the direction of magnetic field at the following points. पहला L, 0, नहीं, पहला 0, L, 0, दूसरा 0, -L, 0, तीसरा 0, 0, L, चौथा 0, 0, -L, पांचवा 0, L, L, छठा 0, L, M, और लास्ट L, M, N। चलो,
हाँ जी, आंसर्स। फर्स्ट पार्ट का आंसर आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। सर हम्म। सर आपने वो डॉट और क्रॉस के बाद कुछ बताया क्या? नहीं, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है सर। सर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में बताना है। हाँ, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में बताना, यूनिट वेक्टर बताना ना। मैं 3 डायग्राम बना रहा हूँ केवल आपके लिए, जस्ट फॉर योर कंफर्ट। तो एक डायग्राम बनाता हूँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और डॉट से रिप्रेजेंट होगा जेड एक्सिस। एक डायग्राम ये जिसमें ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा वाई एक्सिस। आई क्रॉस जे के अलॉन्ग होना चाहिए। तो जब भी आप एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं तो वैसे बनाने चाहिए। और तीसरा मैं बना रहा हूँ ये जिसमें ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और जे क्रॉस के आई के अलॉन्ग होता है, यानी डॉट से रिप्रेजेंट होगा एक्स एक्सिस। अब इन तीनों डायग्राम की हेल्प से आप इन सारे पार्ट्स के आंसर निकाल सकते हैं। तो ये डायग्राम्स अगर आपको विजुलाइज करने आते हैं तो आप जल्दी से कर पाएंगे। सर सर आंसर क्या है? सर के कैप माइनस के कैप माइनस जे कैप के कैप माइनस जे कैप एम वही के बस। कैप माइनस एल जे कैप चल ठीक है, अपॉन। मैं लिख देता हूँ, तू मैच कर लेना, वो ज्यादा हाँ आसान सर। रहेगा। तो यहाँ पे करंट है आई, इसमें यहाँ पे करंट है आई, और इसमें डॉट से करंट है आई। तो इसमें अगर यहाँ करंट है आई तो इधर डॉट फील्ड होगी और इधर क्रॉस होगी। बोलो, इसमें यहाँ डॉट होगी, यहाँ क्रॉस होगी, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइन दिख रही होंगी अपने को। वैसे तो इसी पार्ट में से सारे आंसर भी आ जाएंगे, ये जो लास्ट वाला पार्ट है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो 0L0, तो 0L0 यहाँ कहीं पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे फील्ड के टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है यानी की कैप, तो 0L0। और 0 - L0 पे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस के कैप के अलॉन्ग होगी। और अगर बात करते हैं 0 की, तो वो पॉइंट यहाँ होगा, तो यहाँ पे टेंजेंट इधर आएगा तो माइनस जे कैप, और इधर प्लस जे कैप। तो ए पार्ट का आंसर हो गया के कैप, इसका माइनस के कैप, इसका माइनस जे कैप, इसका प्लस जे कैप। यहाँ तक ठीक है? यस सर। हाँ सर। इसके बाद बात करते हैं 0LL। तो 0LL तो इस डायग्राम में, तीसरे वाले डायग्राम में अच्छे से दिखाई देगा। तो 0LL यहाँ कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों L, L है। ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लग रहा है, L, L यहाँ नहीं होना चाहिए, बट ठीक है चलेगा। तो 0LL अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ
तो ऑब्वियसली एंगल 45 डिग्री का होगा, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा वो ऐसा होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का 45 डिग्री और 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर आएगा वो माइनस y डायरेक्शन वाला और प्लस z डायरेक्शन वाला। तो ये जो पार्ट है इसका आंसर आएगा माइनस j कैप प्लस k कैप बाय √2। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है जी, ये फर्स्ट का आंसर, ये सेकंड का आंसर, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो जी, सिक्स्थ का आंसर बताओ, एफ पार्ट का। वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। एफ पार्ट का आंसर। हाँ जी सर, एल जे कैप माइनस एम के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। गलत है सर इसका माइनस। हाँ सर, इसका माइनस इस पूरे का माइनस। तो क्या आंसर है? माइनस एल जे कैप प्लस एम के कैप। तुम अपने आप को बॉन्ड समझते हो, गलत है। माइनस एम जे कैप प्लस एल के कैप। किसकी आवाज है ये? किसकी आवाज है? सर अनिकेत। माइनस एम जे कैप प्लस एल के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये आंसर है। वही आ रहा है। ये तो बहुत ही बुरा आंसर है, इसको तो बर्बाद कर देना चाहिए इस आंसर को। तो एफ पार्ट का आंसर निकालने के लिए मैं दोबारा से यही वाला डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और आपको एफ पार्ट का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0, L, M है। तो x तो 0 ही, ऑब्वियसली एक्स वाई जेड प्लेन है, तो x तो सभी जगह 0 है। L और M, तो L और M का मतलब है ये L और ये M, राइट। अब यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बनाएंगे तो करंट बाहर की तरफ है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइन, ऐसा वेक्टर, राइट। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा और ये थीटा, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। बोलो, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट z डायरेक्शन में जाएगा और साइन थीटा वाला कंपोनेंट नेगेटिव y डायरेक्शन में जाएगा। सो आंसर इज माइनस साइन थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। और अब साइन थीटा की वैल्यू m बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू l बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, लास्ट पार्ट का आंसर एम के कैप माइनस एन जे कैप अपॉन रूट अंडर ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हाँ सर। तो एक तो ये समझ लो कि एक्स कोऑर्डिनेट से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ सर। क्यों भाई? अगर ये वायर एक्स डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है, यहाँ देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे फील्ड भी बाहर होगी और यहाँ पर फील्ड भी बाहर होगी, तो एक्स के पैरेलल, करंट कैरिंग वायर के पैरेलल चलने से डायरेक्शन में इंपैक्ट नहीं आता। तो LMN पे फील्ड वही होगी जो 0, M, N पे होगी। तो आंसर 0, M, N वाला चाहिए। तो 0, M, N वाला आंसर इसको देख के लिख सकते हैं। तो क्या आंसर लिखो, बोलो लास्ट पार्ट का। एम के कैप माइनस एन जे कैप अपॉन रूट अंडर ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। माइनस एम माइनस एन जे कैप प्लस एम के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू द लास्ट पार्ट। हाँ जी, बोलो, किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? क्लियर सभी को? आदर्श? हाँ सर, हो गया। और कोई, किसी को डाउट? पुलकित? क्लियर सर। चलिए, तो ये मैंने डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करनी सिखाई आपको।
नाउ वी विल हैव द बेसिक लॉ। जैसे कूलम्स लॉ हमारा वहां पे एलिमेंट्री चीज थी जिसके बाद हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट्री लॉ है दैट इज बायो-सावा लॉ। तो दो लोग हैं ये, बायो-सावा लॉ। तो बायो-सावा लॉ आपको एक छोटे से डिफरेंशियल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी सिखाता। इट गिव्स एन एक्सप्रेशन फॉर magnetic field due to a differential current element। तो सपोज ये मेरे पास कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट, तो ये आगे यहां से कहीं जा रहा होगा। इस करंट कैरिंग एलिमेंट, इस करंट कैरिंग वायर को हम छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस पे एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा दिखा दे रहा हूं मैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है, और इसको हम एक करंट एलिमेंट बोलते हैं, और इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे हम। करंट को तो वेक्टर बना नहीं सकते, तो हम एक वेक्टर डिफाइन करते हैं IDL। तो IDL is defined as a vector quantity और इसकी डायरेक्शन क्या असाइन कर रहे हैं हम इसको, इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब करंट को जो डायरेक्शन असाइन करते हैं, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा करंट इनटू लेंथ। तो बेसिकली इस आइडियल को एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूं, और इस करंट एलिमेंट आइडियल डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से स्पेस में कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मैं डिफाइन कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू आवर करंट एलिमेंट एज R। तो R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P with respect to the current element। और अब इस करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको डिफरेंशियल फील्ड लिखेंगे D ऑफ B। B मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे E से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो B से मैग्नेटिक फील्ड को, तो DB स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। दिस इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, इसमें 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आता है। 1/4 पाई एज इट इज है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ रहा है। म्यू नॉट बाय 4 पाई ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाय R क्यूब। सो दैट इज दी बायो-सावा लॉ। इट सेज कि एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो आप आइडियल, और किसी भी पॉइंट पर P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो अपने करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट एलिमेंट इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस R बाय R क्यूब। सर हाँ जी सर, मुझे आइडियल का सिग्निफिकेंस, आइडियल का नहीं पता चल रहा मीनिंग, आप फिर से बता सकते हैं? तो आइडियल को अभी मैंने क्या किया, मैंने करंट कैरिंग वायर को छोटी छोटी लेंथ्स में डिवाइड कर लिया, और इंडिविजुअल लेंथ्स को स्ट्रेट मान सकता हूँ। कंडक्टर मेरा कर्व्ड हो सकता है,
वायर मेरी ऐसी भी हो सकती है ना, कुछ भी करंट कैरिंग वायर। तो मैंने इस करंट कैरिंग वायर को छोटी छोटी सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। तो एक सेगमेंट को मैं एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन की लेंथ dl, उसके अंदर करंट है I, और मैंने उसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर लिया जिसकी डायरेक्शन वही है जो उसमें करंट की डायरेक्शन है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ताकि इसके रिस्पेक्ट में मैं आर वेक्टर के साथ एंगल डिफाइन कर पाऊं। ओके अब ध्यान से देखो, ये आइडियल क्रॉस आर लिखने से क्या हुआ? क्या आप इस डायग्राम में देख के बता सकते हो आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन? into the plane. इनटू द इनटू द प्लेन। और अब जरा आप राइट हैंड थंब रूल से देखो कि अगर इसमें करंट है, इसको मैं अपने राइट हैंड में पकड़ूं तो इसके इधर से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी और इधर से अंदर जा रही होंगी। हाँ सर। तो यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर वेक्टर भी अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है और बी वेक्टर भी अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो आइडियल क्रॉस आर आपको डायरेक्शन दे रहा है। दूसरी चीज ये कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आने वाला म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आने वाला है। तो एक करंट है, किसी डीएल लेंथ में अगर करंट आई है और उस डीएल लेंथ में जो करंट है उसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट चूज कर लिया जिसका पोजीशन वेक्टर उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। हम नॉर्मली क्या करेंगे, आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे और डायरेक्शन अपने को पहले से लिखनी आती है कि किधर होगी। तो डायरेक्शन हम अलग से आइडेंटिफाई कर लेंगे, डॉट आ रही है या क्रॉस आ रही है, और मैग्नीट्यूड लिख लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटीग्रेट करते थे। अब अगर मैं आर वेक्टर इधर लेता, इधर कोई पॉइंट लेता से क्यू और इसका पोजीशन वेक्टर आर बनाता, तो आप मुझे बताओ आइडियल क्रॉस आर किधर आता? Above the plane. above the plane. आउट ऑफ द प्लेन आता ना, आउट ऑफ द प्लेन। बाहर की तरफ है ना। और हाँ सर। मैग्नेटिक डॉट यानी बाहर की तरफ आ रही है। तो ये आइडियल क्रॉस आर वेक्टर से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वहां पे। ठीक ठीक है। नोट कर लिया? नहीं सर, एक सेकेंड। नहीं सर, 2। सर म्यू नॉट क्या था? म्यू नॉट क्या था? तो मैंने म्यू नॉट का नाम तो नहीं बताया। तो म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे? Absolute permittivity. उसको बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है सर।
ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। इसको एक और तरीके से समझेंगे जरा ध्यान से, इसका एक सिग्निफिकेंस बड़ा इंटरेस्टिंग सा। तो ये मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, मैं केवल करंट एलिमेंट दिखा रहा हूं। तो इस एलिमेंट की लेंथ है dl, इसमें करंट है I, तो इसको मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है। और ये मेरे पास कोई पॉइंट है P, और ये डिस्टेंस है r, और ये एंगल है थीटा। The magnetic field has a magnitude mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square, right? जरा ध्यान से देखना, आई dl sin थीटा को मैं ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। तो आइडियल वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक आइडियल cos थीटा और एक आइडियल sin थीटा। So this situation is now identical to, यहाँ पे पॉइंट है P, डिस्टेंस R, और यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे रखा मैंने, आइडियल cos थीटा प्लस ये पॉइंट है P एट ए डिस्टेंस R, और यहाँ पे दूसरा मैंने रखा ये कितना, आइडियल साइन थीटा। तो आइडियल वेक्टर और ये आर वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड किस कंपोनेंट की वजह से, आइडियल के साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से है। तो आइडियल का जो कंपोनेंट आर वेक्टर की डायरेक्शन में है उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन में, और आइडियल साइन थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। और इसको एक और तरीके से, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। अगर ये आइडियल वेक्टर स्मॉल एंगल डी फाई सबटेंड करता है पी पॉइंट पे, तो मैं आई dl साइन थीटा को r डी फाई लिख सकता हूं। एंड दैट मीन्स दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई dl साइन थीटा को, तो I इंटू आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर, एंड विच इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी फाई बाय आर। तो आपने किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो आपको ये एंगल देखना है कितना, डी फाई, और आर लेना है, एंड आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी फाई बाय आर। यहाँ पे डी फाई क्या हो गया, डी फाई इज दी एंगल सबटेंडेड बाय डीएल वेक्टर एट पॉइंट P। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो याद रहेगा, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस, डेरिवेशंस या रिजल्ट सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। कुछ पूछना इसमें से नोट करना।
हाँ जी, कर लिया। 2 मिनट और प्लीज। इतना तो लिखा भी नहीं हुआ स्क्रीन पे। नहीं, वो डायग्राम बना रहा था। स्केल से बनाता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। है ना तुम में से स्केल से बनाने वाला? कौन सा है? आदित्य, अमोल, कौन है? स्केल ही नहीं है। हाँ सर, लिख लिया। हाँ जी, सबने नोट कर लिया, चले आगे। हाँ सर। चलिए ठीक है। तो अब मैं इसको यूज करके डिफरेंट फिजिकल सिचुएशंस में आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी सिखाऊंगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेहनत की थी ना, लाइन चार्ज की फील्ड, इसकी फील्ड, उसकी फील्ड, तो कुछ केसेस हम यहाँ पे याद करेंगे। तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट केस की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है ए से बी। दुनिया में ऐसी वायर एग्जिस्ट नहीं करती है जो बस ए से स्टार्ट और बी पे खत्म हो जाए। तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ए सर्किट, बट मैं केवल ए बी वायर की वजह से फील्ड निकालना चाहता हूँ। और ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न हो गया, सपोज पॉइंट पी। और हम एक्सप्रेस करेंगे अपने आंसर को इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्टेंस ए, and we will also express our answer in terms of the angles subtended by this wire. तो हम ये दो एंगल्स की टर्म्स में अपने आंसर को एक्सप्रेस करेंगे। तो व्हाट वी डू इज, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेता हूँ करंट की सेंस में, डीएल लेंथ का, और इसको मैं एक करंट एलिमेंट बोल देता हूँ आइडियल। मुझे ये बताओ, इस आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर फील्ड डॉट होगी या क्रॉस होगी? क्रॉस। क्रॉस। और क्या सभी आइडियल जितने इस वायर पे हैं सबकी वजह से क्रॉस होगी? हाँ सर। हाँ सर। तो सबकी वजह से क्रॉस होगी तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड लिख के इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। जब हाँ सारे सर। वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनको ऐड करना है तो मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, चलेगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, ये डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। आइडियल के रिस्पेक्टिव में अपने पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लेने के लिए डिस्टेंस ले लेते हैं आर। और इसका ऐसा करते हैं, ये एंगल ले लेते हैं फाई, और ये एंगल हो गया हमारा डी फाई। तो ये जो आइडियल एलिमेंट है ये पॉइंट पी पर डी फाई एंगल से प्रेजेंट कर रहा है, तो डी बी कितना होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डी फाई बाय आर होगा। बोलो। आर को लिख दूं ए सीकेंट फाई, तो dB की वैल्यू हो गई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी फाई कॉस फाई अपॉन ए। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई। लिमिट्स बताओ फाई की। तो उसके लिए मैं एंगल्स मार्क कर लेता हूँ। तो सपोज ये एंगल फाई 1 है और ये वाला एंगल फाई 2 है। -φ1 to φ2। -φ1 to φ2। -φ1 से φ2 या φ1 से φ2?
+5 माइनस माइनस 5 माइनस 5 -5 से 5 क्योंकि मैं 5 ऐसे मेजर कर रहा हूँ और 5 आपका इधर की तरफ जाएगा तो माइनस में रिप्रेजेंट होगा और 5 इधर की तरफ जाएगा तो प्लस में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया? I by 4 पाई a cos फाई का इंटीग्रल sin फाई, sin, हाँ तो sin फाई 2 माइनस साइन ऑफ -5 प्लस, so this is the magnetic field due to this wire. ठीक, कोई डाउट? हाँ जी, चिपका लिया? हाँ सर। चलें आगे? नहीं सर, एक सेकंड। हाँ जी, चलें? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। अब इसकी वेरिएशन समझ लें थोड़ी सी कि ये जो रिजल्ट आया किया है, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं फील्ड पे, तो इसके डिफरेंट केसेस से समझ लें आप। तो एक केस ऐसा जिसमें ये हमारी फाइनाइट वायर है और अपना पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट, ए डिस्टेंस ये है, और ये वाला एंगल अपने को दे रखा थीटा। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पी पॉइंट पर? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a इंटू क्या था, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। हाँ सर। तो केवल साइन फाई बचेगा, साइन 5 हाँ सर। है ना? ये करंट कैरिंग वायर है और ये पॉइंट P यहाँ पर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका A है और ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों दे रखे हैं, ये फाई 1 और ये फाई 2। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पी पॉइंट पर? 5 2 माइनस 4 पाई a, तो वो -5 की जगह +5 लेना पड़ेगा लिमिट्स में इस बार, है ना? हाँ हाँ, साइन 5 2 माइनस साइन 5। तो साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं श्योर? यस सर। तीसरा केस इसका, अगर ये वायर यहां से स्टार्ट होती है और इधर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर जाती है, मतलब बहुत लार्ज हो गई, जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज लेते थे ना, वहां यहां से स्टार्ट हो रही है बट गोज अप टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज योर पॉइंट P, perpendicular distance is A,
ये एंगल फाई, मैग्नेटिक फील्ड एट पी कितनी होगी? 1 + sin phi। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, और एक तरफ वाला एंगल फाई तो साइन फाई, और दूसरी तरफ वाला एंगल 90 को टेंड कर जाएगा ना, यस और सर। साइन 90 इज 1। ठीक है, अगर ये वायर दोनों तरफ इंफिनिटी को एक्सटेंड करती तो फिर पॉइंट पी पर कितनी फील्ड होती? नॉट आई बाय म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। म्यू नॉट आई बाय बाय 2 पाई ए। नोट किए सारे केसेस आपने? सर हाँ सर कर लिया। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक करंट I exists in a rectangular loop A by B का, what is the magnetic field induction at the center? B basically. तो करंट आई कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है इस पूरे लूप में। तो मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ, डायग्राम बनाने की इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा। सपोज ऐसे करंट आई इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और ये रेक्टेंगुलर लूप है, तो डायमेंशंस A बाय B इसकी। √2 mu naught by pi into 1 by a plus 1 by b। दोबारा बोलो। √2 mu naught by pi
2 म्यू नॉट आई बाय पाई √2 √2 कहाँ से पसंद आ रहा था तुम्हें? स्क्वायर थोड़ा। ओके सॉरी सर। सर म्यू नॉट आई बाई पाई ए बी प्लस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। म्यू नॉट आई बाई पाई ए इंटू बी प्लस ए अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हाँ आंसर ए और बी में सिमेट्रिक होना चाहिए। मुझे लग रहा था ए और बी को इंटरचेंज करने पर आंसर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ 2 म्यू नॉट आई इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी। पाई कहाँ गया? तो नीचे पाई से डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए बी। हाँ सर ये अच्छा लग रहा है फिर भी। हाँ सर वो मैंने गलत कर दिया, नीचे ही नहीं आएगा। तो एक वायर की वजह से फील्ड लिख लेते हैं। तो इनमें से एक वायर ये वाली ले लेते हैं ए बी से जो डिस्टेंस होगा वो b/2 होगा और ये एंगल दोनों सेम ही होंगे। तो ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू b/2 इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 यानी 2 साइन थीटा। और साइन थीटा तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से आएगी। क्या डायरेक्शन होगी इसकी? आउटवर्ड आउट ऑफ टुवर्ड्स इसकी वजह से इधर क्रॉस होगी और इधर डॉट होगी, है ना? तो पॉइंट ओ की तरफ डॉट होगी। व्हाट अबाउट BC? इसकी वजह से भी डॉट ही होगी। डॉट और CD की वजह से भी डॉट ही होगी और DA की वजह से भी डॉट ही होगी। तो ऐड ही होनी है। तो इतनी ही CD की भी आएगी और BC की और DA की लिखूंगा तो यार आसान है, A को B से बदल देते हैं। हाँ सर तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी डबल ऑफ, तो ये 2 × 2 4 आएगा और 2 ऊपर आ जाएगा 8, 8/4 भी बचेगा। तो 2 म्यू नॉट आई बाय पाई और ये हो जाएगा a/b अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरी टर्म आएगी b/a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाई ab। तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बता रहे थे? हाँ सर ये आंसर आ जाएगा। और अगर ये एक स्क्वायर हुआ तो b लिखने के लिए a और b को इक्वल पुट कर देंगे। तो 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए आंसर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर के केस में। हाँ सर चलिए, किसी को कोई डाउट इसमें? सर तो ऐसे कोई भी क्लोज लूप में हम बिना डायरेक्शन देके हमेशा ऐड कर सकते हैं ना? अगर करंट, आप ऐसे समझो कि अगर आपके पॉइंट O के रिस्पेक्ट में करंट की सेंस एक ही है थ्रू आउट, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में करंट उसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हाँ सर तो बाहर की तरफ फील्ड आएगी और सबकी ऐड होगी। ठीक है सर। पॉइंट O के रिस्पेक्ट में करंट उसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बस इतना से निकाल सकते हो आप। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर लूप में अगर मैं ये कहने की बजाय कि करंट रेक्टेंगुलर लूप में सर्कल पूरा चक्कर काट रहा है, मैं इसकी डायमेंशंस दे देता ए और बी। यूनिफॉर्म वायर का लूप है
यूनिफॉर्म वायर लूप है, और इसमें मैं बोल देता कि इसमें यहां से करंट आ रहा है और यहां से चला जाता है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? तब क्या होता? 0। क्यों ऐसे 0? सर वो अपोजिट वाला। साइड में सेम डायरेक्शन में हो जाता करंट। आधा आधा डिवाइड होता क्या? हाँ हाँ, क्योंकि अपर हाफ का और लोअर हाफ का रेजिस्टेंस बराबर है, हाँ सर। तो करंट आधा आधा डिवाइड होता। और अगर आधा आधा डिवाइड होता तो सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाती है ना। ठीक। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अगर एक क्यूब है मेरे पास, ट्वेल्व आइडेंटिकल वायर्स फॉर्म ए क्यूब, और इस क्यूब में करंट यहां से एंटर करता और यहां से बाहर निकल जाता, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0। फिर से, या तुझे लग रहा है कि वही पूछ रहे हैं तो 0 ही आंसर होगा? सर नहीं, वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब वही वो उल्टा आपने जो बताया था, एक साइड से सर 0 ही लग दूसरा रहा है। साइड तक क्या? यहां से अगर सर फिक्स आई करंट आया तो ये इन तीनों ब्रांचेस में बराबर बराबर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि 3 पाथ हैं, तीनों आइडेंटिकल है ना, और यहां से इसको इधर जाना है तो आई और आई जाएगा, राइट? तो लग रहा है कैंसिल हो जाएंगी फील्ड्स। देख लो, कन्विंस कर लो अपने आप को कि 0 आएगा। सर वो जो डायरेक्टली 3 कनेक्टेड हैं, जो 3 साइड्स दोनों कॉर्नर से, वो दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, और ए बाकी बी सी डी, और ये हो जाएगा ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम और डी प्राइम। हाँ जी, सर ए प्राइम और सर सी प्राइम। हाँ ए प्राइम और सी प्राइम कैंसिल करेंगी सेंटर हाँ ऑफ द सर। क्यूब पे मैग्नेटिक फील्ड को। हाँ सर। यस ऐसे सर। डी प्राइम और बी प्राइम भी कैंसिल करेंगे ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है जी। तो ये क्यूब दोबारा बना रहा हूं। इसमें और भी तो केसेस होते हैं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले किए होंगे ना। हाँ सर। इसके सार्थक को रिजल्ट भी याद है। 7 9 12। क्या बात है, 7 9 5 7 9। अबे 7 9 10 बटे 12 सबके नीचे। हाँ ना, वही वो 10 वाला जो था वो 5/6 ऐसे याद करता। लग नहीं रहा क्यूब। अच्छा चलो ठीक है, बस क्यूब है मान के चलना, ठीक है। अब यहां से करंट एंटर किया और यहां से निकल गया, तो इग्नोर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एंड दिस वायर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपने। क्यूब ऑफ एज लेंथ ए, ठीक है,
क्यूब ऑफ एज लेंथ ए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये होमवर्क है आपका। जीरो आ जाएगी क्या? लग तो नहीं रहा, इसलिए होमवर्क है ना। नोट कर लिया? आगे चलें? हाँ सर। An infinite long wire is bent in L shape. The corner is taken as origin, one edge along x direction and the other along y direction. The current is I. ठीक है? Calculate the magnetic field at x, y, 0 और दूसरा पार्ट 0, 0, से। तो ऐसे एक एल शेप वायर दी हुई है आपको, इसको ओरिजिन मान लिया गया 0, 0, 0 और ये एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। हाँ जी, हाँ भाई नकुल, हिमांशु, ऐश्वर्या आंसर नहीं बता रहे हो। चलो तुम्हारी बारी है, जल्दी आंसर बताओ। सर अभी करना है? हाँ जी, अभी करना है, ये होमवर्क नहीं है। होमवर्क के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जो मुझे नहीं आते, जो मुझे आते हैं वो मैं क्लास में करा देता हूँ। सर सर पहले वाले सर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। बस नहीं सर, एक मिनट, एक गड़बड़। सर हाँ जी, फर्स्ट की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इन ब्रैकेट 2 प्लस साइन y अपॉन यूनिट आई बाय 4 पाई ए, नहीं सॉरी x इन ब्रैकेट 1 प्लस y अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई y 1 प्लस x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है। हाँ सर भैया। x, y, 0 इस प्लेन में लाई करेगा
तो इसका इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, दूसरी तरफ वाला 90 डिग्री को अप्रोच कर जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1 अंदर की तरफ आएगी, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई वाई इंटू एक तरफ का एंगल 90 तो साइन 91, दूसरी तरफ का साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये k कैप के अलग होगी अंदर की तरफ। दूसरा लिखना बहुत आसान है, x का y कर दो, y का x कर दो। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर कौन बताएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 रूट 2 पाई। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई जेड जे कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई जेड आई। हाँ सर। आर्यन तेरे आंसर में कुछ मिस हो गया। सर मैंने मैग्नीट्यूड तूने जेड नहीं बोला ना? नहीं, मैंने सिर्फ मैग्नेट बोला, मैंने म्यू नॉट आई बाय 2 रूट 2 जेड। अच्छा जेड बोला, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 00z की, तो 00z यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपकी तरफ बाहर को एक पॉइंट हो गया ना 00z। तो ऐसा करते हैं 00z बनाने के लिए मैं खाली ये वाली वायर दिखा देता हूँ x डायरेक्शन वाली, और ये x है ये y है, ऐसे मैं z एक्सिस दिखा देता हूँ, ऐसे मैं z एक्सिस दिखा देता हूँ। तो y जो है वो मेरा ये x एक्सिस इधर है, z एक्सिस मैंने इधर को दिखा दिया, तो y की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा ना, ये अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, तो y एक्सिस बाहर की तरफ होगा। अब आप इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं 00z, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस z हो गया। इस वायर की वजह से जो फील्ड होगी वो डॉट होगी, डॉट होगी तो फील्ड आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई जेड, और एक तरफ वाला 90 डिग्री बनेगा, एक तरफ बनेगा नहीं, तो केवल साइन 90 है ना, और जे कैप। और दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो वाई एक्सिस वाले की वजह से आएगी, किधर को आएगी वो वाई एक्सिस पे जो करंट है वो बाहर की तरफ है ना, तो यहाँ पे एक डॉट करंट आई, तो इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस आएंगी, तो इधर की तरफ, यानी आई कैप। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई जेड इंटू साइन 90 डिग्री इंटू आई कैप, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा, आपने सभी ने सॉल्व कर लिया। तो ये ऐसे ही दिया था, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स वाई गामा जेड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स वाई जेड, ये असली क्वेश्चन है।
सॉल्व करें. आई विल बी बैक इन 2 minutes. हाँ जी, कोई आंसर? सर हाँ जी. सर म्यू नॉट I by 4 pi in bracket x upon x square plus z square I cap plus y upon y square plus z square j cap plus z into 1 upon y square plus z square plus 1 upon x square plus z square k cap. तो अगर मैं z को 0 पुट कर दूं, यानी x कॉमा वाई कॉमा 0 पे फील्ड लिखूं, तो क्या ये आंसर आ रहा है जो पहले निकाला था? बोलो. दूर दूर तक कोई मैचिंग? तो आंसर लिखने के बाद उसकी सुंदरता चेक करना कितना जरूरी है. सुंदर है कि नहीं? Yes sir. तो बिल्कुल सुंदर नहीं है. मैं करूं सॉल्व? कोई जवाब नहीं आ रहा तो मैं कर देता हूं. नहीं सर. सर 1 सेकंड सर.
सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलो। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ब्रैकेट में 1/√x² + z² इनटू ब्रैकेट में 1 + y/√x² x² + y² + z²। सर √x² + z² को बस रूट हटा दो उधर से। रूट हटा दूं? हाँ। ये लो। दिस इनटू -xk cap + zj cap हाँ जी, किसको एंट्री देनी है? कौन चला गया बाहर? अरे नहीं हो गया होगा बाहर खुद ही। अभी आ गया। xk cap + zj cap -xk + zj cap। फिर इसमें प्लस पूरे में 1/y² + z², 1 + √x/√x² + y², नहीं x इनटू -yk cap + zi cap zi cap बस। और कोई? सर सर टर्म्स मेरा तो ऐसे आ सिमिलर रहे हैं है। बट हाँ बट डायरेक्शन थोड़ी हाँ चेक करनी पड़ेगी। सर मुझे फर्स्ट टर्म में z i cap आ रहा है और सेकंड टर्म में z j cap। हाँ सर मुझे भी। तो आई और जे उल्टा लग रहा है। सर मेरा भी वही है। वही कौन सा आई कैप जिसमें बता रहे हैं बाकी लोग? सर आई कैप और जे। चलो ठीक है, ये मेरी करंट कैरिंग वायर है मेरा जिसमें तो माइनस का भी उल्टा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे सॉल्व करने दो। ये 0 0 0 पॉइंट है। ये मेरी वो वायर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग से करंट कैरी करती हुई ला रही है, और ये हमारा पॉइंट है कोई x, y, z। तो पहले इस वायर की वजह से फील्ड लिखनी है। तो इस वायर की वजह से फील्ड लिखनी है, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। तो ये x, 0, 0 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस √y² + z² हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0 I बाय 4 पाई √y² + z² इंटू 1 + साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी x बाय x, हो जाएगी अपनी ये वाली डिस्टेंस, और ये हो जाएगा मेरा √x² + y² + z²। तो x बाय √x² + y² + z²। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी I कैप क्रॉस -I कैप क्रॉस ये वाला वेक्टर। इस डायग्राम में देखो तो ये वाला वेक्टर, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। अंदर की तरफ आना है ना, तो I क्रॉस दिस वेक्टर, और ये वाला वेक्टर हो जाएगा y j कैप + z k कैप बाय √y² + z²। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी μ0 I बाय 4 पाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो y² + z²,
और एक आएगा 1 प्लस एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसके बाद ये हो जाएगा y इंटू आई क्रॉस जे इज के, तो माइनस वाई के कैप, और आई क्रॉस के इज जे प्लस जेड जे कैप। हाँ ठीक है भाई, आर्यन तेरा आंसर में आई और जे में गड़बड़ है। हाँ सर, हाँ मैंने गलत किया। ये वाला आंसर तेरा, ये वेक्टर गलत थे तेरे। तो ये एक फील्ड आ गई, दूसरी फील्ड लिखनी है तो टफ टास्क नहीं है, एक्स और वाई को इंटरचेंज ही तो करना होगा आपको। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और बढ़िया आंसर आप लोगों ने निकाल लिया ऑलमोस्ट, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये मैं अभी तक बात कर रहा था स्ट्रेट वायर की वजह से, अब मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड टू अ सर्कुलर आर्क। तो ये तो बहुत ही आसान टास्क है, इसमें बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है। तो एक हमारे पास सर्कुलर आर्क है, तो ये मेरे पास कोई आर्क है और ये सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, सपोज थीटा। इस सर्कुलर आर्क का रेडियस है आर, और सपोज इस आर्क में करंट है आई, और हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। अगर मैं इस पे कोई भी छोटा सा एक डीएल एलिमेंट लूँ, तो ये इस पे एक डीएल एलिमेंट लेता हूँ करंट की डायरेक्शन में, तो हमने ऐसा देखा था कि ये डीएल एलिमेंट जितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो ले लो। तो अगर ये एंगल डी फाई है और ये डिस्टेंस आर है, तो इसे डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डी फाई बाय आर के बराबर आती है। वेक्टर नहीं लिख रहा हूं मैं। और जितने भी डीएल एलिमेंट हैं उन सब की फील्ड इधर क्रॉस इधर डॉट, इधर क्रॉस इधर डॉट, इधर क्रॉस इधर डॉट ऐसे आएगी। तो ये जो फील्ड आएगी वो डॉट आएगी। और कितनी आएगी तो इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो आई भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, खाली डी फाई का इंटीग्रेशन, और डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा इन रेडियंस। सो आंसर इज म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नोट कर लिया? नहीं सर। हाँ सर, हो गया। चलें आगे? हाँ सर। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ओ पे। और ये वायर ऐसे है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इधर से इन्फिनिटी से आई, इसके बाद इसने बनाया एक क्वार्टर सर्कल, उसके बाद ऐसे ही चली गई। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ? ओ इज ऑब्वियसली द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द क्वार्टर सर्कल। करंट आई, जल्दी से आंसर बताओ।
म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। खत्म हो गया आंसर यहाँ पे? नहीं सर, गलती कर दी सर। हाँ जी सर म्यू नॉट आई बाय 16 आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। किधर की तरफ? डाउनवर्ड, अंदर की तरफ। डाउनवर्ड नहीं होता, अंदर की तरफ। हाँ, तो ये वाली जो वायर है ये डॉट और क्रॉस करंट देगी, ये भी डॉट और क्रॉस फील्ड देगी, और इसकी वजह से ओ पर कोई फील्ड नहीं आएगी क्योंकि इसके आइडियल पैरेलल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आइडियल आपका ऐसे होगा सर वो 8 है ना? 0 आएगा। तो पता नहीं, देखते हैं। तो हाँ सर वो 8R होगा। 8R होगा? हाँ सर। ठीक है जी, मैं लिख लेता हूँ। 16R ही होगा ना? ठीक है, मैं लिख लेता हूँ भाई, लड़ाई मत करो। तो इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में एक एंड पे फील्ड लिखनी है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इंटू 1 प्लस 0। एक तरफ एंगल बन ही नहीं रहा और एक तरफ 90 डिग्री का, और एक आएगी क्वार्टर सर्कल की वजह से। तो पूरे सर्कल की फील्ड थी म्यू नॉट आई बाय, नहीं पूरे सर्कल की तो निकाली नहीं मैंने, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे? पाई बाय 2, तो 8R आएगा। तो ये फील्ड आएगी सेंटर पे, ठीक है? यस। चलिए ठीक है जी, आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। मैं आपके लिए असाइनमेंट शेयर करूंगा इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक सर। सर वो क्विज में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है सर, मैं बीच में 2 बार डिस्कनेक्ट हुआ और मैंने देखा तो मेरे मल्टीपल के आंसर मैं मतलब वो मार्क ही नहीं हो पाए। मैंने किए भी थे 7x करके पर वो कंसीडर नहीं हुए। वो सेव नहीं होंगे बेटे, आपको आंसर क्लिक करके सेव करना पड़ता है। सेव करने से पहले अगर डिस्कनेक्ट हो गया होगा तो गड़बड़ हो गई होगी। सर डिस्कनेक्ट होने पे वो कुछ आंसर्स चले जाते हैं। हाँ वो सर मेरा ABD के जगह मेरा सिर्फ BD लगा और उसी क्वेश्चन पे डिस्कनेक्ट हुआ था। ऐसा भी होता है। बताओ यार सर तो फिर उसमें ऐसे 2 क्वेश्चन में मार्क चले गए फिर। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी हेल्प आप लोगों की कर नहीं पा रहा हूँ। जितना मतलब मैं बेस्ट पॉसिबल अपनी तरफ से ये अरेंजमेंट किया हुआ मैंने कि मैं टेस्टिंग कर सकूं, और उधर से कोई सपोर्ट है नहीं। मैं कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स फॉरवर्ड करता रहता हूँ बट आई डोंट गेट एनी सपोर्ट। लोग बिजी हैं बहुत ज़्यादा जिनका पोर्टल है ये, तो दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स, तो मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। ठीक है, चल रहा है जैसे, अभी देखते हैं कुछ और धीरे धीरे करके कुछ बेटर ऑप्शन ढूंढता हूँ। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट भेजना चाहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जैसे CRE भेजा था वो। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। ठीक है सर आज हमारी क्लास है फ्लूइड मैकेनिक्स की। मैं आपको शाम को अपडेट कर दूंगा 3-4 बजे। हाँ सर ठीक है, आज अरेंज कर पाऊंगा तो, नहीं तो मोस्ट लाइकली कल करूंगा। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू सर, राधे राधे। थैंक यू सर, राधे राधे सर। बेटा थैंक यू सर, राधे राधे सर।